कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 13.1 को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। साथ ही इस प्रश्नावली से पहले जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं मैं उनकी सभी की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली 13.1 को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यानी कि हमारा क्या है, एक आलेख है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आलेख होता क्या है। ठीक है, चलो उसको समझते हैं। आलेख आंकड़ों को, आंकड़े का मतलब संख्याएं या संख्यात्मक तथ्य, तो आंकड़ों या संख्यात्मक तथ्यों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए आलेख का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आलेख जो होता है इसमें एक स्वतंत्र चर होता है और दूसरा आश्रित चर होता है। आलेख में एक स्वतंत्र चर एवं दूसरा आश्रित चर होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझाते हैं कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर होता क्या है। तो इसमें देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये पहला प्रश्न ही ले लेता हूँ। तो इसमें देखो, ये नीचे दे रखा है ये समय। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। ये हमारी क्षैतिज रेखा है और ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इस जो एक्स अक्ष है इस पर तो दे रखा है क्या, समय, और ये वाई अक्ष जो है इस पर दे रखा है हमारा तापमान। ठीक है, यानी हम इसको क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोल सकते हैं। तो देखो, ये समय है प्रातः 9 बजे, फिर 10, फिर 11, 12, फिर 1, 2, 3। तो ये हमारा, अब देखो, अब इसके क्या है, ये तापमान जो दे रखा है प्रातः 9 बजे, 9 बजे का तापमान है कितना, 35.5। फिर 10 बजे कितना हो गया, 36। यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे ये तापमान भी क्या है, इसी पर आश्रित है। ठीक है, जैसे समय हो रहा है वैसे इसके तापमान में भी क्या हो रही है, कम या ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब देखते हैं आलेखों के प्रकार। तो आलेखों के प्रकार, ठीक, पहला प्रकार देखते हैं इसका, दंड आलेख। दंड आलेख यह क्या होता है, तो देखिए दंड आलेख तो विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए दंड आलेख प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, यानी विभिन्न श्रेणियां होती हैं, तो विभिन्न श्रेणियों को दंड यानी कि तुलना करने के लिए दंड आलेख काम में लेते हैं। आलेख कोई सा भी हो, आलेख का मतलब ये होता है कि जो आंकड़े होते हैं उनको तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करना ही आंकड़े यानी कि आलेखों का उद्देश्य होता है। तो आंकड़े किसी भी प्रकार के हो, उन्हें तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करना है तो हमें आलेखों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब ये दंड आलेख जो होता है इनमें क्या होता है,
दंड आलेख में दंडों के बीच आवश्यकता अनुसार, जैसे आपको उचित लगे उसके हिसाब से आवश्यकता अनुसार मध्य में खाने या जगह है, ठीक है, छोड़ते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जो दंड होते हैं उन दंडों के बीच में जगह छोड़ते हैं, खाने छोड़ते हैं। एक खाना छोड़ दो, 2, 3, जैसे आपकी इच्छा हो उस हिसाब से। जैसे देखो ये, तो ये क्या है हमारा, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, ये गणित में प्राप्तांक हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो ये हमारा फर्स्ट वाला दंड है ये। ठीक है, अब इनके बीच में ये खाना छोड़ दिया, एक खाना, फिर सेकंड वाला ये, फिर इसके बीच में एक खाना छोड़ दिया ये, फिर थर्ड वाला ये। तो ये क्या है, जिसके बीच में ये जगह होती है ना, छोड़ी जाती है दंडों के बीच में, वही हमारा क्या होता है, दंड आलेख होता है। अगला देखते हैं, आयतचित्र आलेख क्या होता है। इसमें वर्ग अंतराल वाले विभिन्न आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए आयतचित्र आलेख प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसमें होता है वर्ग अंतराल वाले आंकड़े। तो वर्ग अंतराल वाले आंकड़े कैसे, जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, ये होता है हमारा क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, अब इसमें देखो ये 0 और ये 10, तो ये 0 इधर वाले जो होते हैं इन सभी को बोलते हैं हम क्या, निम्न सीमा। और जो बाद वाले इधर वाले होते हैं ये 10, 20, 30, इसको बोलते हैं हम क्या, उच्च सीमा। ठीक है, अब निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल की चौड़ाई। वर्ग अंतराल की चौड़ाई, या और भी क्या बोल देते हैं इसको, माप। ठीक है, अब इसमें एक नोट और होता है, यही होता है असली जानकारी। इसमें जो खाने होते हैं, इसमें खाने या दंड, इसमें दंडों के बीच कोई भी जगह या खाने नहीं छोड़े जाते हैं। ठीक है, दंड आलेख जो होता है उसमें तो क्या है, हम दंडों के बीच में जगह छोड़ते हैं, लेकिन आयतचित्र आलेख में दंडों के बीच में कोई भी जगह या खाने नहीं छोड़े जाते हैं। अब ये आयतचित्र आलेख होता कैसा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है आपका आयतचित्र आलेख। इसमें देखो ये 40 और 50, 40 और 50 के दंड की ऊंचाई कितनी है, 4। ठीक है, फिर 45 से 50, इसके दंड की ऊंचाई कितनी है, 12। फिर देखो ये 50 से 55, इसके दंड की ऊंचाई कितनी है, 13।
तो ये आपको देख रहा होगा इनके बीच में ये वर्ग अंतराल है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। ठीक है, तो ये आपको क्या है, वर्ग अंतराल है। और इनके जो दंड हैं, इन दंडों के बीच में कोई भी जगह नहीं छोड़ी जाती है। तो आयतचित्र आलेख की पहचान यही है कि इनके दंडों के बीच में कोई भी जगह नहीं है। और दंड आलेख जो होता है, इनके बीच में हम दंडों के बीच में जगह या खाने छोड़ते हैं। अगला है, तीसरा है आपका वृत्त आलेख। वृत्त आलेख को और हम क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। इसको पाई चार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो आलेख जितने भी होती हैं सभी का मतलब होता है, उद्देश्य होता है आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करना। ऐसे ये पाई चार्ट है। तो इसमें देखो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करने के लिए वृत्त आलेख का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपकी जो नया सिलेबस है उसमें है नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए अच्छा है। ठीक है, वृत्त आलेख जो होता है, इसमें एक वृत्त होता है इस तरीके से। ठीक है, और वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये हमारा एक वृत्त आलेख है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा वृत्त आलेख है। इसमें जितने भी ये बन रहे हैं ये जगह, इन सभी कोणों का जो योग है कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो ये खेल का भाग कितना है, 25%, समाचार का 15%, सूचनात्मक 10%, मनोरंजन का 50%। तो यानी ये संपूर्ण है। और इस संपूर्ण का देखो ये परिभाषा भी दी हुई है, किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही होता है हमारा वृत्त आलेख। अब पूरा जो ये वृत्त है, इसमें समाचार जो है वो कितना प्रतिशत है, 15%। तो पूरे में समाचार का हिस्सा कितना है, 15% है। ठीक है, ऐसे मनोरंजन की बात की जाए तो संपूर्ण में मनोरंजन का हिस्सा कितना है, 50%। अगला देखते हैं, चौथा है रेखा आलेख या रैखिक आलेख। तो इसमें क्या होता है, देखो रेखा आलेख में ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, इसमें एक रेखा होती है और क्या होता है, इसमें ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। साथ साथ ये रैखिक आलेख भी होता है। इसमें रैखिक आलेख का क्या मतलब होता है, तो दोनों एक ही हैं, लेकिन रेखा आलेख में जो होती है वो रेखा यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन रैखिक आलेख जो होता है इसमें रेखा जो होती है, इस आलेख में एक पूर्ण व अखंडित रेखा होती है। ठीक है, जैसे यदि आलेख में बिल्कुल रेखा जो है वो इस तरीके से आ रही है,
या ये बिल्कुल आ रही है, सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये रेखा आलेख होगा। ठीक है, कंप्लीट है तो। और यदि हमारे ग्राफ जो है उसमें रेखा इस तरीके से सीधी, फिर ये नीचे, फिर ये इस तरीके से है, यानी कि कंप्लीट एक सीध में नहीं है, तो वो होगा आपका रेखा आलेख। आई बात समझ में? तो ये आपके आलेख कंप्लीट हुए। अब करते हैं आपकी प्रश्नावली 13.1 शुरू। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है, यानी एक घंटे में जो तापमान है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, ये हमारा ग्राफ। तो इसमें जो नीचे वाली होती है इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये जो खड़ी रेखा होती है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी। अब इसमें देखो, ये नीचे दे रखा है, क्या है, समय दे रखा है, प्रातः 9 बजे, प्रातः 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, 2 और ये 3। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो दे रखी है इसमें क्या है, देखो एक खाने का, इसमें हमें पैमाना भी लेना है। क्या लेना है, पैमाना। क्षैतिज अक्ष का मतलब है एक खाना बराबर 1 घंटा, या कुछ भी समय रख सकते हो अपने हिसाब से। आप पैमाना अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें देखो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसमें एक खाने का मतलब ये दिखा रखा है। इसमें देखो, ये एक खाने का अंतर कितना आ रहा है, 1 का। तो ये पहले खाने पे 34, दूसरे 35, फिर 36, 37, 38 और ये 39। ठीक है, अब इसमें देखो प्रातः 9 बजे, तो 9 बजे का जो तापमान है वो कितना है, तो 9 बजे देखो ऊपर जाओ, ये आ रहा है, ये यहाँ पर। तो ये किसके बीच में है, 35 और 36 के बीच में। तो ये तापमान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 35.5, 35.5। फिर 10 बजे देखो, 10 का कितना है, ये किसके सीध में आ रहा है, 36 में, तो 36 आ गया तापमान, 36 डिग्री सेल्सियस तापमान किसमें, सेल्सियस में। फिर देखो 11 बजे कितना है, 11 बजे 39, फिर 12 बजे 38.5 बीच में है, तो 38.5 हो जाएगा। फिर 1 बजे का देखो, ये 36 और 37 के बीच में, तो 36.5। फिर देखो ये दोपहर 2 बजे, 2 बजे का भी कितना है, 36.5, यानी 1 और 2 का जो तापमान है वो क्या है, बराबर है। फिर 3 बजे देखो, 3 बजे का कितना है, 37। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं इसका, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो दोपहर 1 बजे में देखो कितना है तापमान, तो दोपहर 1 बजे ये रहा, और 1 बजे देखो ये रहा। अब जाओ 36 पर, तो ये 36 और 37 के बीच में है, तो इसका कितना आ जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा सवाल देखते हैं, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो 38.5 देखो, तो ये 38 और ये 0.5, तो ये किस पर है, ये रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर है, तो नीचे समय देखते हैं, तो समय कितना है, 12 बजे दोपहर। तो इस दूसरे का उत्तर क्या जाएगा, दोपहर 12 बजे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बहुत ही सरल प्रश्नावली है सबसे। ठीक है, इसके बाद देखो सी, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। ठीक है, तो ये दोनों समय पूछ रहा है जब समय यानी कि तापमान बराबर था। तो देखो दोपहर 1 बजे और ये दोपहर 2 बजे कितना है, 36.5। तो किस समय था, दोपहर 1 और दोपहर 2 बजे। तो इस तीसरे के लिए क्या लिख देंगे हम, तीसरे का आंसर लिख देंगे दोपहर 1 बजे एवं दोपहर 2 बजे, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो ये डी, 1.30 यानी 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। अब देखो 1:30 बजे की बात कर रहा है ये, तो देखो ये 1 और ये 2, तो जो 1:30 होगा हमारा वो 1 और 2 के बीच में तो होगा, यानी कि यहाँ पर होगा ये।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये समय, अब हमें तापमान निकालना है तो ऊपर चलेंगे हम ऊर्ध्वाधर रेखा पर, तो ये, तो यहाँ पर आ रहा है ये, और यहाँ पर कितना है ये देखो, इधर चलते हैं, चलो ये आ गया। तो यहाँ पर कितना है तापमान 36.5। ठीक है। तो डी का क्या लिख देंगे हम, चौथे का डी का, डी 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला देखते हैं ई, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, यानी किस किन अंतरालों में, किन अंतरालों में। तो देखो ये किस अंतराल में दिख रहा है रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान, तो एक तो देखो ये, यानी 9 बजे तो कितना था 35.5। ठीक है। और 10 बजे देखो यहाँ से ये पहुँच गया ये इधर, तो यानी बढ़ा है ये, तो किस तापमान पर बढ़ा है, किस समय बढ़ा है, 9 और 10 बजे के बीच। एक तो बढ़ा है 9 और 10 बजे। ठीक है। फिर देखो 10 बजे से यहाँ पर ये बढ़ गया ये इधर। ठीक है। तो 10 बजे 36 था, और ये फिर 36 से कितना पहुँच गया सीधा ही 39। कितने बजे पहुँचा ये 39, 11 बजे, यानी 10 और 11 बजे के बीच में बढ़ा है। ठीक है। तो 10 और 11 बजे के बीच में। अब लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहा है, अंतराल पूछ रहा है ये। तो देखो 9 और 10 बजे के बीच में है, तो इसका अंतराल क्या हो जाएगा, ये क्या लिख देंगे इसका अंतराल, इसका अंतराल लिख देंगे हम 9 से 10, और 10 और 11 के बीच में इसका लिख देंगे 10 से 11। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेखों द्वारा दर्शाई गई है, यानी कि बिक्री है जो आलेख के माध्यम से दर्शाई गई है। जैसे ये है प्रश्न नंबर, ये दर्शा रखी है इसमें देखो, तो नीचे तो दे रखी है वर्ष 2002, 2003, फिर 2004, फिर 2005 और 2006, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा पर दे रखी है बिक्री करोड़ रुपए में। ठीक है। यानी 2002 में बिक्री हुई है कितनी की, 4 करोड़ की। फिर 2003 में बिक्री हुई है कितनी, देखो 6 और 8 के बीच में, तो ये कितना है 7 करोड़ रुपए की। फिर देखो 2004 में 6 करोड़ की। फिर देखो 2005 में 10 करोड़ की। फिर देखो 2006, तो 2006 में 8 करोड़ की। ठीक है। तो हमें देखना है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला है वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में, और फिर वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, यानी 2002 और 2006 की पूछ रहा है ये। तो देखो ये 2002 में, 2002 ये रहा, 2002 में कितनी है 4 करोड़, और 2006 में कितनी है 8 करोड़। ठीक है। तो पहले का क्या लिख देंगे हम, 2002 में तो कितनी है 4 करोड़। ठीक। और 2006 में, 2006 ये रहा ये 8 करोड़। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो दूसरा क्या कह रहा है ये, बी, वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, यानी 2003 और 2005 में। ठीक है। तो 2003 और 2005 देखो इसमें, तो 2003 में कितनी है, देखो ये 2003 ये रहा 6 और 8 के बीच में, तो कितना है ये 7 करोड़। ठीक है। कितना है 7 करोड़। तो ये मैं दूसरे का बी का लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है। कितनी है, किस किस की पूछ रहा है, 2003 की। तो 2003 में कितनी है 7 करोड़। ठीक। फिर उसके बाद में पूछ रहा है 2005 की, तो 2005 10 करोड़, 10 करोड़।
ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर सी। वर्ष 2002 और वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था? अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर का मतलब होता है घटाव। तो क्या करेंगे हम 2002 की निकालेंगे और 2006 की निकालेंगे। तो देखो 2002 और 2006, तो देखो मैंने ये निकाली है, पहले का आंसर था ये। 2002 में तो कितनी है 4 करोड़ और 2006 में कितनी है 8 करोड़। ठीक है। सी 2002 में तो कितनी है 4 करोड़, 2006 कितनी है 8 करोड़। दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या कर देंगे बाकी, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 करोड़ रुपए। ये आपका तीसरे का आंसर सी। ठीक है। फिर देखो डी क्या कह रहा है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? यानी कौन सा जो अंतराल है जिसमें ये अंतर जो है बिक्री का वो सबसे अधिक है। तो देखो ये 2002 में 4 और 2003 में कितना है 7, तो 4 और 7 अंतर कितना है 3 करोड़ का। ठीक है। यहाँ पे देखो 2004 में कितना है 6 और 2005 में कितना है 10, तो यहाँ पर 2004 में तो 6 करोड़ और 5 में कितना है 10, तो इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 4 करोड़ है। तो ये जो अंतर है ये क्या है सबसे अधिक है। तो किस अंतराल में, तो 2004 और 2005, 2004 से 2005 के बीच में। तो इसको देखो 2002 में कितना है 4, ठीक है, और 2003 में कितना है 7 करोड़। ठीक है। कौन सा कर रहे हैं हम, डी। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखो 7 माइनस 4 बराबर 3 करोड़। अब दूसरा जो अंतर यानी कि इसमें और ये इसमें वृद्धि हो रही है, तो देखो 2004 में कितनी है 6 करोड़, 2004 6 करोड़, और देखो ये 10 किस में 2005 में, तो 2005 में 10 करोड़। अब अंतर निकालेंगे इन दोनों का भी, तो देखो 10 माइनस 6 बराबर 4 करोड़। तो ये अंतर तो 4 करोड़ है और ये अंतर कितना है 3 करोड़। तो यानी कि ये 2004-5 जो है इसमें क्या है ये अंतर ज़्यादा है, और ये हमसे पूछ रहा है कि किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक है, तो 2004-5। तो इसका आंसर जो है फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2004 से 2005, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला तीसरा सवाल। तीसरा क्या कह रहा है, देखो वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताह तक इनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। ठीक है। तो ये क्या है हमारा तीसरे का ये आलेख जो है वो क्या है दोहरा दंड आलेख है। ये दोहरा दंड आलेख। अब दोहरा दंड आलेख क्यों है, क्योंकि इसमें 2 आंकड़ों को दर्शाया गया है। यदि एक आंकड़े होते तो वो क्या होता एक दंड आलेख होता। अब इसमें 2 आंकड़ों को दर्शाया गया तो वो दोहरा दंड आलेख हुआ है, माने इसको। ठीक है। अब इसमें देखो ये प्रारंभ में दोनों जो हैं पौधा ए और पौधा बी, 2 पौधे दर्शाए हैं, पौधा ए और पौधा बी। अब पौधा ए की जो वृद्धि है वो किसमें, ये डॉट डॉट वाली लाइन में। ठीक है। और पौधा बी जो है उसकी वृद्धि है ये गहरी लाइन में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसको करते हैं। तो देखो ये पहला सवाल देखो इसका ए, 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद। तो देखो ये जो आलेख है इसमें नीचे तो दे रखा है सप्ताह क्षैतिज रेखा पर, और ऊर्ध्वाधर रेखा पर दे रखी है इसकी ऊंचाई किसमें सेमी में। ठीक है।
तो ये पहला है 2 सप्ताह बाद उसकी वृद्धि क्या हुई है, ऊंचाई क्या, नहीं ऊंचाई बढ़ी है, वो कितनी बड़ी है। तो देखो ये हो गया पहला सप्ताह और ये हो गया इसका दूसरा सप्ताह। तो ये देखो 2 सप्ताह बाद का मतलब है दूसरे सप्ताह के अंत में, ठीक है। तो दूसरे सप्ताह के अंत में जो है वो कितनी हो गई, इसकी ऊंचाई 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 7 सेमी, ठीक है। तो इससे पहले का जो आंसर है ए का पहला, इसका कितना आ जाएगा 7 सेमी, ठीक है। दूसरा है 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी होगी 3 सप्ताह के बाद में। तो देखो तीसरा सप्ताह ये रहा और ए, तो ये हम गए ऊपर, तो ये ए है और ऊपर क्या है बी, तो ए की देखो ये रहा। अब ए की आप इसी लाइन पे चलेंगे तो ये चलते जा रहे हैं हम, देखो ये कहाँ पर पहुँच गए, इस पर पहुँच गए यहाँ, और यहाँ क्या पर है 8 और 10 के बीच में, तो क्या होता है 9, तो इसकी आ जाएगी 9 सेमी, ठीक। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरा देखो बी, बी का पहला है 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद। दूसरा है 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। अब बी की पूछ रहा है, ये किसकी पूछ रहा है, बी की। तो अब देखो ये बी वाली जो है वो लाइन क्या है, गहरी, तो 2 सप्ताह के बाद में, तो 2 सप्ताह के बाद में यानी कि वही अंत में, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 सप्ताह के बाद में, तो पौधा बी और पौधा ए दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। भाई देखो यहाँ पे ये गहरी लाइन भी यहीं पे ही है और ये डॉट डॉट वाली लाइन भी यहीं पर है, तो देखो इसकी ये कहाँ पर है, कितना आ रहा है इसका 7 आ रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 7 सेमी, ठीक है। 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी है, तो 3 सप्ताह के बाद में ये बी वाली लाइन जो है वो गहरी है, ये तो है डॉट डॉट, ये ए की है और ये गहरी जो है वो बी की है। तो देखो ये इस पर पहुंचते हैं, कहाँ पहुँचे देखो, ये फुटा से मिला लेना, फुटा लेकर के स्केल से आप उसको इस सीध में लगा लेना और ये हो जाएगा आपका। तो ये कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम 10 पर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कितना 10 सेमी इस वाले का, ठीक। आगे देखते हैं तीसरा, तीसरे सप्ताह में, ठीक है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। अभी बढ़ने की बात कर रहा है कि ए की जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ी। तो देखो यानी कि तीसरे सप्ताह के अंत, यानी तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो तीसरे सप्ताह की बात कर रहा है, यानी 2 और 3 इसके बीच में जो बढ़ी है ना, वो हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दूसरे के अंत में तो कितनी है 7 सेमी, दूसरे के अंत में 7 सेमी, तो इसको उधर लिख लेते हैं हम सी। दूसरे सप्ताह के अंत में, सप्ताह में कितनी बड़ी थी 7 सेमी, ठीक है। और तीसरा सप्ताह जो है, तीसरे सप्ताह में कितनी बड़ी है ए की ऊंचाई, तो देखो ये तीसरे सप्ताह में ए की ऊंचाई ये, और ये कहाँ पे पहुंच रहा है 9 पर, ठीक है। तो 9। अब तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, तो तीसरे सप्ताह में क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर देंगे, तो 9 में से घटा देंगे 7 बराबर 2 सेमी, 2 सेमी ऊंचाई बढ़ी, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, कौन से का आंसर है ये सी का है, ये सी का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डी। डी है दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। यानी तीसरे में तो एक ही पूछ रहा था हमसे, अब किसकी पूछ रहा है, बी की। तो देखो ये बी में क्या है, दूसरे सप्ताह के अंत में कितनी है 7, इसी पर लिख लेते हैं इसको। देखो बी जो है वो दूसरे सप्ताह के अंत में कितनी बड़ी है 7 सेमी, ठीक है। फिर कह रहा है तीसरे सप्ताह के अंत तक, तो तीसरे सप्ताह के अंत में देखो ये कितना है बी, और बी 36 पे पहुंच रहा है कितने पर 10 पर,
तो तीसरा सप्ताह कितनी बढ़ी, 10 सेमी। ठीक है, दोनों का अंतर निकाल देते हैं इनका, तो अंतर क्या हो जाएगा, 10 - 7 बराबर 3 सेमी वृद्धि। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा। तीसरे का ये देखते हैं, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी। तो पौधे ए की बात कर रहा है ये, तो पौधा ए देखते हैं हम। ठीक है, तो पौधा ए जो है वो डॉट डॉट वाली लाइन में है। तो देखो ये पहले सप्ताह में कितनी बड़ी थी इसकी, प्रारंभ में यहाँ था, और पहले में बढ़ी है कितनी, डॉट डॉट के रूप में 2 सेमी बढ़ी है पहले में। पहले सप्ताह में कितनी बढ़ी है इसकी, 2 सेमी। तो इसको उधर लिख लेता हूँ इस पर, पहला सप्ताह, ये मैंने सप्ताह लिख लिया पहला। ठीक है, और वृद्धि कितनी हुई है इसमें, 2 सेमी। ठीक, फिर देखते हैं दूसरे सप्ताह में। तो पहले सप्ताह में ये 2 है, ठीक है, और दूसरे सप्ताह के अंत में कहाँ पहुँच गई ये, 7 सेमी। ठीक है, तो दूसरे सप्ताह में 7 सेमी। ठीक, फिर उसके बाद में देखो तीसरे सप्ताह में देखो ये की बात कर रहे हैं ना हम, ये हो गया आपका 9 सेमी। तीसरा सप्ताह 9 सेमी। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो कौन से उसमें हुई है, सप्ताह में। ठीक है, सबसे यानी ए की ऊंचाई जो बढ़ी है वो किस सप्ताह में बढ़ी है। तो देखो ये पहले से, और ये दूसरा सप्ताह है, इसमें ये 2, पहले में 2 थी, दूसरे में हो गई कितनी, 7। तो वृद्धि कितने की हो गई, 5 सेमी की। ठीक है, फिर 7, अब देखो दूसरे से तीसरे सप्ताह में वृद्धि, तो यहाँ पे 7 था और यहाँ कितनी हो गई, 9। तो इस दूसरे से तीसरे में कितनी बढ़ी थी, 2 सेमी। ठीक है, तो वृद्धि ज़्यादा किस में हुई, कौन से सप्ताह में हुई वृद्धि, दूसरे सप्ताह में। भाई दूसरे सप्ताह में तो बढ़ा है वो, पहले में तो 2 था और दूसरे में पहुंच गया 2 से 7। तो क्या लिख देंगे उत्तर में, दूसरे सप्ताह में। आंसर आ जाएगा आपका सप्ताह 2 में ऊंचाई अधिक बढ़ी। ठीक है, ये आप लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर है एफ, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी। अब कह रहा है ये पौधे बी की और ऊंचाई कम। ठीक है, तो ये देखो पौधा बी देखते हैं। तो पहले सप्ताह में पौधे बी जो है, बी की लाइन जो कैसी है वो गहरी है। ठीक है, ये तो पौधा बी जो है पहले सप्ताह में वृद्धि हुई है कितनी, ये रही गहरी लाइन 1 सेमी। तो मैं इधर लिख लेता हूँ 1 सेमी। ठीक है, ये मैंने बना रखा है पौधा बी का सप्ताह और वृद्धि का। ठीक है, फिर देखो 1 हो गया, फिर इससे दूसरे सप्ताह में वृद्धि कितनी हुई है, गहरी लाइन देखनी है आपको, ये गहरी लाइन कितनी हो रही है, 7 सेमी। ठीक है, 7 सेमी। फिर उसके बाद में देखो तीसरे सप्ताह में वृद्धि हो रही है कितनी, ये हो गया आपका 10। ठीक है, 10 सेमी। अब प्रश्न जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कौन से सप्ताह में वृद्धि कम हुई है, कौन से सप्ताह में वृद्धि कम हुई है। तो देखो ये दूसरे सप्ताह में देखो, पहले सप्ताह में तो 1 था और दूसरे में हो गया कितना, 6। तो यानी 6 सेमी वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, अब दूसरे में 7 हो गई, तीसरे में कितनी हो गई इसकी, 10। तो 10 कितनी वृद्धि हुई थी, दूसरे सप्ताह में 7 थी, तीसरे में हो गई 10। तो कितनी सेमी वृद्धि हुई, 3 सेमी की। ठीक है, पहले सप्ताह में 1 सेमी थी, दूसरे में हो गई कितनी, 7। तो इसमें वृद्धि कितने की हुई, 6 सेमी की। लेकिन प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कौन से सप्ताह में वृद्धि कम हुई। तो कम कौन से में हुई, तीसरे सप्ताह में, क्योंकि दूसरे में 7 था और तीसरे में 3 ही हुई वृद्धि। तो ऐसे तीसरे में तो हुई वृद्धि कम। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
सप्ताह 3 में, सप्ताह 3 में वृद्धि कम हुई, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं जी। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। थी समान, तो यानी कौन से सप्ताह में पौधा ए और पौधा बी दोनों की ऊंचाइयां समान है? तो देखो ये सप्ताह दूसरा तो है, पहला सप्ताह, दूसरा और ये तीसरा। तो देखो दूसरे सप्ताह में ये समान है। यहाँ पर कितनी है दोनों की? पौधा ए और बी की ऊंचाई 7 सेमी। तो इस तीसरे में क्या लिख देंगे हम? तो इसका आंसर लिख देंगे हम सप्ताह दूसरे में, सप्ताह दूसरे में। इसका लिख लेना किसका? जी का। ठीक है, सप्ताह 2 में पौधा ए तथा पौधा बी की ऊंचाई समान थी। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे इसको। ये हो गया आपका जीवा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब है प्रश्न नंबर 4। क्या है देखो, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्व अनुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। यानी एक सप्ताह है तो प्रत्येक दिन का पूर्वानुमान यानी कि अनुमान लगाते हैं, और जो वास्तविक तापमान होता है वो दोनों तापमान दर्शाए हुए हैं। तो उनके आधार पर हमें ये प्रश्नों को हल करना है। तो देखो इसमें ये क्या करना है, देखो क्षैतिज रेखा नीचे दे रखी है, क्षैतिज रेखा, इस पर क्या दिए हुए हैं? सप्ताह के दिन। ठीक है, और ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, इस पर क्या दिया हुआ है? तापमान। ठीक है, इसमें देखो ये पूर्वानुमानित जो तापमान है, पूर्वानुमानित जो तापमान है उसको किससे अंकित किया है? डॉट डॉट से। और जो वास्तविक तापमान है उसको गहरी लाइन से। तो ये आपको पहचानने के लिए दिया गया है। तो देखो इसका पहला सवाल देखो, ये किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? पहला। ठीक है, यानी पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दोनों समान है। ठीक है, तो कौन सा दिन है वो? तो देखो ये सोमवार, सोमवार को नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। मंगलवार, मंगलवार को देखो वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान यानी डॉट डॉट वाली लाइन और ये गहरी लाइन जो है दोनों एक ही जगह पर मिल रही हैं। कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या लिख देंगे? पहले का उत्तर, पहले का उत्तर लिख देंगे क्या? मंगलवार। ठीक है, फिर देखो दूसरा, देखो सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम तापमान क्या था? पूर्वानुमानित तापमान और अधिकतम तापमान क्या था? ये पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान की बात कर रहा है, यानी जो पूर्वानुमानित तापमान था वो सबसे ज़्यादा किस दिन था वो। ठीक है, तो पूर्वानुमानित तापमान का मतलब है डॉट डॉट वाली लाइन। ठीक है, तो सबसे अधिक किस दिन था वो हमें इसमें देखना है। तो सबसे दिन देखो ये डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा ऊंची कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही है। ये अधिकतम का मतलब ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए और न्यूनतम का मतलब ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो ये है सबसे अधिक। सबसे अधिक किस दिन है? रविवार को। ठीक है, तो इस दूसरे का आंसर क्या लिख देंगे हम? रविवार। ठीक है, तीसरा देखते हैं, सप्ताह में वास्तविक तापमान जो है वो न्यूनतम कब था? यानी वास्तविक तापमान यानी ये गहरी लाइन जो है वो नीचे कब थी? सबसे ज़्यादा नीचे। तो सबसे ज़्यादा नीचे देखो कब थी इसमें? एक तो मुझे ये दिख रही है, तो ये कितनी है? वास्तविक का मतलब गहरी लाइन, तो ये है कितना? 15 और 20 के बीच में आ रही है, यानी 17.5 डिग्री सेल्सियस। फिर देखो इधर दिख रहा है ये यहाँ पर गुरुवार को कितना है? बृहस्पतिवार को 15, फिर उसके बाद में शुक्रवार को भी 15। तो किस दिन है वास्तविक जो न्यूनतम तापमान है वो सप्ताह में किस दिन था? बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। देखो ये बृहस्पतिवार का भी कितना है? ये, और इधर शुक्रवार का भी ये, दोनों बराबर है कि नहीं है ये दोनों? तो हम क्या लिख देंगे? बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है, तो इस सी का लिख देंगे हम आंसर। बृहस्पतिवार का मतलब गुरुवार, ठीक है, और शुक्रवार, ये लिख दिया मैंने सी का आंसर। फिर उसके बाद में देखो डी,
किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था, यानी सबसे ज़्यादा अंतर की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें देखो यानी वास्तविक और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक पूछ रहा है ये। तो देखो ये सोमवार को देखो पूर्वानुमानित 15 है और वास्तविक कितना है, वास्तविक है 17.5, यानी 15 और 20 दोनों के बीच में 5 का अंतर है, तो 5 का आधा कर देंगे 2.5, यानी 15 प्लस 2.5 तो 17.5 हो जाएगा ये। तो इन दोनों के बीच में सोमवार को कितना अंतर है, तो 2.5 का अंतर है। ठीक है, फिर मंगलवार को देखो दोनों समान है। बुधवार को देखो, बुधवार को 25, पूर्वानुमानित तापमान 25 और वास्तविक तापमान है 30, तो यानी बुधवार को इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है कितना, 5 का। ठीक है, सोमवार को तो आ रहा है कितना, 2.5 का। सोमवार को आ रहा है, सोमवार का अंतर कितना है, 17.5 माइनस 15, यानी कि 2.5 सेमी का। ठीक है, और बुधवार को आ रहा है कितना, 30 माइनस 25, यानी कि 5 सेमी का। ठीक है, ये आपका डी है, कौन से का, चौथे का। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर आगे गुरुवार, बृहस्पतिवार को देखो, बृहस्पतिवार को वास्तविक जो तापमान है वो कितना है, 15 और पूर्वानुमानित है कितना, 20, यानी कि 22.5 और 15। तो गुरुवार को 22.5 और 15, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया, 7.5 सेमी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं शुक्रवार को दोनों तापमान बराबर हैं। शनिवार को देखो, शनिवार को जो वास्तविक तापमान है, वास्तविक तापमान कितना है, 25 और पूर्वानुमानित तापमान है कितना, 30 शुक्रवार को। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 5 का। कितना आ रहा है, 5 का। और रविवार को तो खैर ये बराबर है ही है। तो अब इसमें ये क्या रहा है कि अंतर सर्वाधिक है किस में है, सबसे ज़्यादा अंतर किस में है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर आ रहा है वो किस में आ रहा है, गुरुवार के तापमान में। किस में आ रहा है, गुरुवार के तापमान में, क्योंकि गुरुवार को सबसे अधिक तापमान में अंतर आ रहा है 7.5 सेमी। ठीक है, तो इसका आप क्या लिख देंगे, डी का गुरुवार। आई बात समझ में, यही है इसका आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखो निम्न ताल का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। तो इसके लिए क्या है, आपको एक ग्राफ लेकर के आना है, उस ग्राफ में ही हम इसको करेंगे। पहला है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या है। हिमपात का मतलब बर्फबारी, बर्फ पड़ रही है वहाँ पर, तो उसकी है ये। देखो वर्ष 2003 में कितने दिन पड़ी थी बर्फ, 8 दिन, 2004 में 10 दिन, 2005 में 5 दिन, 2006 में 12 दिन। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से करते हैं। ये 5वां प्रश्न, वर्ष 2003 में 8 दिन, 2004 में 10, 2005 में 5 दिन और 2006 में 12 दिन। तो इसको क्या करते हैं, हम ग्राफ पे रखते हैं इसको, पहले ये ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखो ये कैसे करते हैं इसको, तो ये ग्राफ लेकर के मैंने इस पर क्या किया, ये तो बना लिया एक्स अक्ष। अब मैंने इसको पेन से बनाया है, चूँकि आपको रूल से पेंसिल से ही बनाना है, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो पेंसिल से करना है। तो मैंने पेन से इसलिए किया है क्या, ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक, यानी ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अब ये क्षैतिज जो रेखा है इस पर दर्शाएंगे हम क्या, वर्ष। ठीक है, और इस पर दर्शाएंगे हम क्या, दिनों की संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसमें इसको हल करने से पहले हम लेंगे इसमें क्या, पैमाना। क्या लेंगे, पैमाना। तो पैमाने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेंगे हम एक्स अक्ष पर,
एक्स अक्ष पैमाना। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर लेंगे हम 2 खाना बराबर 1 वर्ष। 2 खाना बराबर 1 और ये 2, 1 खाना और ये 2 खाना। तो इनको आप चाहो तो 2 खाने बोल सकते हो या 2 इकाई भी बोल सकते हो। तो पैमाने में क्या लिखेंगे हम, ये देखो इसको, तो एक्स अक्ष पर पैमाना ले लिया 2 इकाई बराबर 1 वर्ष। ठीक है, बाई अक्ष पर लेते हैं, बाई अक्ष पर क्या लेंगे, देखो ये है बाई अक्ष आपका। ठीक है, तो बाई अक्ष पर ले लेंगे हम क्या, 1, चलो इस पर भी 2 इकाई ले लेते हैं, 2 इकाई बराबर 2 इकाई बराबर 1 दिन। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। अब देखो ये इसमें दे रखा है कि इसमें वर्ष जो है वो 2003, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो पहले वर्ष को लिखते हैं इसमें। तो 2 खाना माना है ना हमने एक्स अक्ष पर 2 इकाई, तो ये मान लिया हमने, ये हो गया आपका 2003, फिर 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 2004, फिर 1 और ये 2 यहाँ पे 2005, फिर 1 और ये 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2006। वर्ष दर्शा दिए हमने। ऐसे ही अब बाई अक्ष पर भी क्या दर्शाना है हमें, दिनों की संख्या। तो चूंकि देखो हमने 2 खाने को माना है 1 इकाई। ठीक है, 2 खाने को क्या माना है, 1, यानी 2 इकाई को माना है 2 इकाई बराबर, इसको मान लेते हैं 2 दिन। 2 इकाई बराबर 2 दिन। तो ये हो गया आपका। अब इसमें देखो चूंकि ये यहाँ पर जगह कम है, तो इसलिए मैं 2 इकाई को क्या मान लेता हूँ, या 1 इकाई को मान लेते हैं। चलो 1 इकाई बराबर 2 दिन। बाई अक्ष के लिए पैमाना क्या कर दिया हमने, 1 इकाई बराबर 2 दिन कर देते हैं। तो ये 2 पहले खाने पर, ये 2, फिर ये 4, 6, 8, 10, ये 12 और ये 14। तो हमारे पास तो ये 12 ही हैं, तो 12 तक हमने इसको कर लेना है ये। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखो ये सारणी में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ये कि 2003 में कितने दिन हुआ है हिमपात, 8 दिन। ठीक है, तो ये रहा 2003 और हिमपात की दिनों की संख्या कितनी है, दिन है इसमें 8। तो ये 2003 पे चले और ये 8 की सीध पर ये हमने बिंदु लगा दिया। ठीक, फिर है इसमें 2004 पर, 2004 में है दिनों की संख्या 10, तो ये 2004 और दिनों की संख्या, तो देखो ये यहाँ पर पहुंचे और ये इसकी सीध में आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बिंदु लगा दिया। ठीक, फिर है 2005 में दिनों की संख्या 5, तो ये 2005, तो उसके बाद में 5 खाने ऊपर 2005 में दिनों की संख्या है 5, तो देखो ये 2, फिर ये 4, इसकी सीध मारा है ना 4, और ये 4 और 6 के बीच में यहाँ जाएगा ये 5, क्या जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये 2005 और ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो 2006 में दिनों की संख्या कितनी, 12। ठीक है, तो ये 2006 पर हम गए ऊपर और ये रहा 12। ठीक है, तो ये 12 की सीध में हम इस पर ये निशान लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया, इन पर बिंदु लगा दिए। अब चूंकि हमें कौन सा आलेख बनाना है, रैखिक आलेख, तो इस पर क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक, तो स्केल की सहायता से ये मैंने स्केल लिया और इसको ये पहले तो इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक, तो ये दोनों मिला दिए, फिर उसके बाद में ये तीसरा बिंदु ये है, तो इस तीसरे को मिलाएंगे, फिर लास्ट में ये चौथा है, तो इसको ये स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो ये बन गया आपका क्या, रैखिक आलेख। तो इस तरीके से क्या है, हम अगला सवाल भी कर देंगे। तो ये है 5वें का ए।
ठीक, तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब है 5वें का दूसरा बी। तो बी जो है, बी को भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये क्या है, इसमें ये दोहरा है, दोहरा दंड आलेख है इसको, तो यानी कि इसको हम कर लेंगे, चूँकि इसकी रेखा का आलेख है ये। तो देखो इसमें विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुष व स्त्रियों की संख्या हजारों में दी हुई है। वर्ष 2003 में पुरुषों की संख्या दे रखी है 12, स्त्रियों की संख्या 11.3। 2004 में देखो ये पुरुषों की संख्या है, इधर फिर ये स्त्रियों की संख्या है। तो क्या करेंगे, हम पहले ग्राफ लेंगे, उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेंगे, फिर क्या लेंगे इसमें पैमाना। तो इस तरीके से क्या है, हम इस 5वें का जो ये बी है इसको हम हल कर देंगे। तो ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क, तो ये आपको करना है। ठीक है, यदि ये नहीं होता है तो कमेंट करके बताएं, मैं इसकी अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। अब देखते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, छठा देखते हैं। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेखों द्वारा दर्शाई गई है। तो देखो ये एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो देखो ये क्या है, हमारा ये आलेख दर्शाया गया है दूरी का और उसका। तो देखो ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर देखो ये 8 बजे, फिर ये 9 बजे, फिर ये 10 बजे, फिर 11 और फिर ये 12। ठीक है, समय है। वाई अक्ष पर दी हुई है दूरी किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, 2 किलोमीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। तो देखो सभी के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 2-2 का। तो वाई अक्ष पर जो पैमाना है, पैमाना क्या है, पैमाना क्या है, यानी कि अंतर 2 आ रहा है। तो क्या लेंगे इसमें पैमाना, 2 इकाई बराबर 2 किलोमीटर। ठीक है, वाई अक्ष पर पैमाना क्या हो जाएगा, तो सभी के बीच में अंतर 2-2 का है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि आपका 1 इकाई बराबर ये, अब देखो ये 2 आधे पे हो रहा है ये। ठीक है, तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, ये एक पूरे खाने के लिए कितने इकाई हैं, ये 4, यानी 4 किलोमीटर है। तो वाई अक्ष का पैमाना तो क्या हो जाएगा, 1 इकाई बराबर 4 किलोमीटर। ठीक है, एक्स अक्ष का पैमाना क्या होगा, देखो वैसे भी पहला क्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका पैमाना देखो, अभी देखो ये है 8 बजे और यहाँ पर है 9 बजे। ठीक है, अब इनके बीच में देखो इकाई कितनी है, 1 इकाई, तो यहाँ तक, और ये दूसरी इकाई, तो यानी ये 2 इकाई हो गई, और 2 इकाई के बीच में अंतर आ रहा है कितना, 1 घंटे का। ठीक है, तो इसका पैमाना क्या हो गया, एक्स अक्ष का पैमाना 2 इकाई बराबर 1 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा ए का। इसके बाद देखते हैं बी क्या कह रहा है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो देखो इसमें समय की पूछ रहा है, वो किसकी पूछ रहा है, समय की। तो देखो ये 8 बजे से शुरू किया उसने, तो 8 से और 9 बजे तक 1 घंटा हो गया उसको, यहाँ हो गया 1 घंटा, फिर 10 बजे तक दूसरा, 11 बजे तक तीसरा। अब देखो ये 12 बजे तक कितने हो जाते हैं उसको, 4 घंटे, लेकिन ये 12 से पहले ही, देखो ये यही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है उसको, भाई यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो रहा है, तो ये बीच में, तो यहाँ पर ये कितना रह गया, आधा घंटा। ठीक है, तो उसका कुल समय कितना हो गया, 1, 2, 3 और आधा, यानी 3 सही 1/2 घंटे, 3.5 घंटे समय लगा उसको। कितना समय लगा, 3.5 घंटे। ठीक है, तो ये बी का उत्तर है आपका। ठीक, इसके बाद देखो तीसरा, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी देखो, दूरी 3.5 घंटे में उसने, यानी कि 12 बजे से ये 11:30 बजे, ठीक है, कहाँ पर पहुँचा वो, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ जो कितनी दूरी तय की उसने, ये 22 किलोमीटर। ठीक है,
तो सी यानी तीसरे का जो कुल दूरी है उसकी कितनी है, वो 22 किलोमीटर। ठीक, ये तीसरे का आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं डी, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। अब रास्ते में वो कहीं रुका था क्या डाकिया, तो देखो ग्राफ में देखते हैं। तो देखो ये 8 बजे से चला, अब देखो ये 9 बजे कहाँ पहुँच गया, 10 किलोमीटर दूरी पे पहुँच गया। फिर 10 बजे पहुँच गया ये 16 किलोमीटर। फिर उसके बाद में देखो ये यहाँ से चला है और यहाँ से और यहाँ तक, यानी 10 बजे से और 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक उसने क्या किया है, विश्राम किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर वो रुका था। ठीक है, तो इसका विवरण दीजिए। तो वो कब रुका था, 10 से 10:30 बजे तक रुका था वो। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, डी का आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, ये डी, डाकिया 10 बजे से 10:30 तक रास्ते में रुका था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसका पता हमें किससे चला था, इस क्षैतिज भाग से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, इसका पता हमें किससे चला, क्षैतिज भाग से। ठीक, अगला है ई, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। अब वो अंतराल की बात कर रहा है कि कौन से अंतराल में सबसे ज़्यादा चाल थी उसकी। तो देखो 8 से और 9 बजे के बीच में देखो ये लाइन सबसे लंबी दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक ये छोटी है, ये भी छोटी है और ये भी छोटी है। ठीक है, तो 8 से और 9 बजे जो कि यानी कि जो चाल है वो क्या है, सबसे अधिक है। तो इस पर क्या लिख देंगे हम, ई, प्रातः 8 बजे से प्रातः 9 बजे तक की चाल सबसे अधिक थी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6वां कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, देखो निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच संभव हैं, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये समय एक्स अक्ष पर तो क्या दे रखा है, समय, और वाई अक्ष पर दे रखा है तापमान। तो इनका क्या है हमें, यानी कौन कौन से तो ये आलेख संभव हैं और कौन कौन से संभव नहीं है, एक तो ये बताना है। और यदि संभव है तो क्यों संभव है, और संभव नहीं है तो क्यों संभव नहीं है, वो तर्क भी हमें देना है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब देखो इसमें ये आपका समय है, तो समय में निरंतर बढ़ता जा रहा है समय, और ये इधर तापमान। तो देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान भी ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो समय बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, संभव है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसमें देखो ये समय बढ़ रहा है लेकिन जो तापमान है, तापमान देखो यहाँ तो सबसे ज़्यादा था, फिर आगे और कम होता जा रहा है, फिर कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना। यानी समय तो बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ तापमान में कमी होती जा रही है। तो ये भी क्या है, आलेख संभव है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपका ये है, तो इसमें देखो ये समय और ये तापमान। और इसमें देखो समय तो बढ़ रहा है लेकिन ये तापमान है ना, वो निश्चित समय पर, एक नियत समय पर ही बढ़ रहा है, एक नियत समय पर ही बढ़ रहा है, और किसी समय पर इसकी वृद्धि नहीं हो रही, केवल एक निश्चित समय पर ही वृद्धि हो रही है इसकी। तो एक निश्चित समय पर ही वृद्धि हो रही है, तो इसलिए यह आलेख संभव नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिख करके भी बताऊंगा आपको, पहले वैसे बता देता हूँ एक बार। फिर देखो ये चौथा देखो ये समय है और ये क्या है, तापमान। तो देखो ये समय तो बढ़ रहा है लेकिन तापमान जो है वो क्या है, नियत है, स्थायी है। तो तापमान स्थायी हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या है, रैखिक आलेख संभव है।
यानी कि समय और तापमान के बीच में आलेख संभव वो है ये। ठीक है, अब देखते हैं इसको लिखित में करते हैं। तो देखो ये पहले का आंसर क्या बताया मैंने कि समय बढ़ रहा है और तापमान भी बढ़ रहा है, तो क्या है, समय और तापमान के बीच आलेख संभव है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समय व तापमान के बीच आलेख संभव है। ठीक है, अब ये तर्क और पूछ रहा है, तो क्यों संभव है, क्योंकि समय के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे तापमान भी इसका बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये संभव है। इसके बाद देखते हैं ये दूसरा आलेख। दूसरे आलेख में क्या है, देखो समय बढ़ रहा है और ये देखो तापमान यहाँ पे ज़्यादा है, फिर आगे कम होता जा रहा है और भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे में क्या करेंगे हम, इसमें भी आलेख संभव है। तो समय एवं तापमान के बीच आलेख संभव है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये तर्क, तो क्यों संभव है, क्योंकि समय में वृद्धि होने के साथ साथ तापमान में कमी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका तर्क। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये आलेख संभव है। तीसरा देखते हैं, तो अब ये तीसरा देखते हैं। देखो ये तीसरा, तो इसमें देखो ये समय है और ये तापमान है, तो इसमें क्या है, देखो यानी ये समय तो बढ़ रहा है लेकिन जो तापमान है ना वो एक निश्चित समय पर ही बढ़ रहा है, केवल निश्चित समय पर, एक नियत समय पर ही है ये। तो क्या होगा इसमें, यानी इस दोनों के बीच में आलेख संभव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नियत समय पर ही तापमान बढ़ रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो तीसरे का लिखते हैं आंसर, समय एवं तापमान के बीच आलेख संभव नहीं है। आलेख संभव नहीं है। अब तर्क क्यों है, क्या है, क्योंकि नियत समय पर तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका तर्क। अब देखते हैं चौथा क्या है, देखो चौथे में क्या है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन जो तापमान है ना वो क्या है, नियत है। तो इसलिए क्या है, तापमान ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी समय बढ़ रहा है और तापमान क्या है, नियत। तो इसमें आलेख संभव है। कारण वो लिख देंगे कि यानी कि समय बढ़ने के साथ साथ तापमान नियत है। तो इसमें देखो समय एवं तापमान के बीच आलेख संभव है। ठीक, तर्क क्या है, तर्क यह है इसमें, समय बढ़ने पर
तापमान नियत है, यानी तापमान स्थायी है। ये हो गया इसका क्या, तर्क। ठीक है, इसके साथ ये आपकी प्रश्नावली हो गई कंप्लीट। तो किसी भी सवाल में कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो क्या है आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।